गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बैठ जाओ, वो गेट, वो खिड़की लगा दो, विंडो। बैठ जाइए। होमवर्क दिया है ना आज? बैठ जाओ जल्दी। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट है अपना। बैठ जाओ फटाफट। एक्सरसाइज 1, सॉरी 1 हो गया ना 82 तक। एक्सरसाइज 2 लेवल 1। एक मिनट में देख लेता हूँ, एक्सरसाइज 2 ही है ना? हाँ, एक्सरसाइज 2 लेवल 1। क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, 37, 38, 39 हो गया। वेरी गुड। 40 बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में ना उसने ग्राफ जो पूछा है आपसे वो सेकंड वाले का पूछा है। पहले सब जने बात बंद कर दें, आपका टाइम वेस्ट होगा अदरवाइज। और ये स्मॉल एम है, ये इससे कनेक्टेड है। इधर फोर्स कितना लगा? F। और यहां पर फ्रिक्शन आपका कितना है? म्यू एस, और म्यू के बराबर दिया है इसने। ओके, बट यहां पर म्यू एस की वैल्यू ज्यादा है म्यू के से। तो पहले बताओ, जब आप F फोर्स लगाएंगे तो आपको इसने ग्राफ अप्रोक्सीमेटली फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड का दिया है F के साथ, इस F के साथ। तो पहले ये बताओ, जब तक ये वाला ब्लॉक जमीन पर अपने लिमिटिंग फ्रिक्शन को, मतलब जब तक यहाँ का फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं पहुंच जाता तब तक टेंशन तक बात नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब तब तक यहाँ टेंशन नहीं है, यानी ये फ्रिक्शन 0 है। तो यहां वाला फ्रिक्शन, यहां वाला F की बहुत सारी वैल्यूज के लिए तो 0 ही बना रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि फिर जब आप F को और बढ़ाएंगे तो F को और बढ़ाने पर यहां पर टेंशन T आएगा, और इस T के करस्पॉन्डिंग इधर क्या आएगा? फ्रिक्शन। अब बताओ F बढ़ाते जाएंगे, कौन बढ़ता जाएगा? टेंशन। क्या ये एक लीनियर फंक्शन होगा? तो लीनियर के करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन की वैल्यू भी लीनियरली बढ़ती जाएगी, हाँ या ना? तो लीनियरली बढ़ता जाएगा। फिर क्या होगा? एक कंडीशन आएगी जब यहां का फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग फ्रिक्शन को रीच, और जैसे ही उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे ये स्लाइड कर जाएगा। स्लाइड करते ही फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। अरे यार बैठ नहीं रहे हो इतनी देर से। आपका बैग रखा हुआ है क्या यहाँ पे? तो साइड में क्यों रखा है आपने? जल्दी बैठ जाओ बेटा, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यार। फालतू बातों में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ इधर देखिए, हो गया एडजस्ट। अब देखो, यहां के बाद फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी काइनेटिक, और ये कांस्टेंट हो जाएगा फ्रिक्शन। तो दिस विल बी योर डायग्राम। एनी डाउट? कंफर्म? क्वेश्चन नंबर 41, 42, 42। देखिए 42 अच्छा क्वेश्चन है, बट सिंपल है।
देखिए ये M1 है, आपको इसमें फील्ड से बाहर निकल के आपको सोचना पड़ेगा किसके बारे में, मैथमेटिकली सोचिए। पहले बताओ, जैसे ही आप इसको स्लाइड कराएंगे क्या दोनों फ्रिक्शन एक्टिव हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि नीचे वाला सरफेस जाएगा तो वो M1 को भी अपने साथ लेके जाना चाहता है और M2 को। तो कितने लोग ये बात समझते हैं जब तक यहां और यहां स्लाइडिंग नहीं हुई है तब तक ये दूरी चेंज हो ही नहीं सकती, हाँ या ना? तो तब तक तो हमारा जो स्प्रिंग है वो जिस लेंथ पर है उसी लेंथ पे पड़ा रहेगा। अब मुझे बताओ, इसको अभी स्प्रिंग फोर्स 0 है, तो ये मैं कब तक ले जा सकता हूं जब स्लाइडिंग होगी? यानी इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? म्यू m1g अपॉन m1, और इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू m2g अपॉन m। याद रखना फ्रिक्शन अलग अलग है लेकिन मैक्सिमम एक्सेलरेशन दोनों का सेम है। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन पे दोनों के दोनों एक साथ स्लिप मारेंगे। देखो दोनों स्लिप मारते ही दोनों का एक्सेलरेशन सेम है क्या? हाँ या ना? तो जितना आगे ये बढ़ेगा उतना ही आगे ये बढ़ेगा, स्प्रिंग का एक्सटेंशन आएगा ही नहीं। बात समझ में आएगी कि नहीं भाई? इनिशियल है एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं जो कह रहा हूं उसको सुन लो, फिर मैं बता रहा हूं कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। पहले ये बात समझ में आ गई? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? नहीं, सिंगल चॉइस आंसर है ना ये, तो सी करेक्ट नहीं होगा। इसने बोला अगर ए लेस देन म्यू जी हो तभी स्प्रिंग जो है नाइदर स्ट्रेच नॉर कंप्रेस्ड। मैं बोल रहा हूं एक्सेलरेशन कुछ भी हो, चाहे स्लिपिंग हुई हो चाहे ना हुई हो, हर केस में स्प्रिंग में एक्सटेंशन इतना का मतलब जो अभी लेंथ है ना यह आपको इतना ही दिखेगा क्योंकि इसका और इसका एक्सेलरेशन सेम है और इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों के दोनों बराबर चल रहे हैं, यानी इन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन है ही नहीं। इसका मतलब है कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन नहीं आएगा। ओके, नहीं होगा। यार तुम लोग है ना क्वेश्चन को फ्रेमिंग क्यों करते हो, पहले तो ये बताओ। सी क्यों करेक्ट होगा? इसने क्या बोला? स्प्रिंग विल नाइदर बी कंप्रेस्ड नॉर बी स्ट्रेच फॉर, हाँ ये बात सही है, हाँ यहाँ सही है सही है, हाँ नहीं सही बात है। स्प्रिंग विल नाइदर बी कंप्रेस्ड नॉर बी स्ट्रेच फॉर ए लेस देन इक्वल टू, ये बात सही है। लेकिन अगर हम सिंगल चॉइस में देखें तो क्या बोला? स्प्रिंग विल बी नेचुरल एंड अंडर ऑल कंडीशन। डेफिनेटली मल्टीपल होता तो हमें सी भी देना पड़ता, और इवन सी करेक्ट भी है अभी। लेकिन अगर इसने यहां लिखा होता ओनली ए लेस देन इक्वल टू म्यू जी, तब हम इसको क्या बोल देते हैं? गलत। तो आप ऐसा करिए, यहां पर सी ऑप्शन आंसर डी दिया है ना, तो स्ट्रेच ओनली फॉर ए लेस देन इक्वल टू म्यू जी कर लो, आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अरे बात समझे? अदरवाइज ये दोनों ऑप्शन सही है, वो सही कह रहा है। ठीक है, सी और डी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 43 44, देखो हाथ कैसे खड़ा हो रहा है। 44 देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। इधर देखो, एक ट्रक है, एक मिनट ट्रक को सीधा बना दूं, चलो उल्टा ही रहने दो, इधर जाने दो ट्रक को। ट्रक इधर जा रहा है, इस पे क्या रखा हुआ है? ब्लॉक। देखो आराम से सोचोगे तो समझ में आएगा। इसका एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी देर तक? कितनी देर तक? 1 सेकंड तक। अच्छा, जैसे ही आपने इसको 5 मीटर पर सेकंड पे दौड़ाया, यहां पर फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है? तो क्या ये सरफेस चाहता है ब्लॉक को अपने साथ दौड़ाना? लेकिन वो तो लेके जाएगा कौन? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन मेरे पास मैक्सिमम अवेलेबल है 0.2 mg, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन है 0.2 g, हाँ या ना? मतलब 0.2 mg मैक्सिमम फ्रिक्शन है, तो 0.2 g इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मतलब मैक्सिमम कितना? तो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई है ना वैसे ही स्लिप कर जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ? 2 मीटर। अब मुझे बताइए, इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी लगातार डेवलप होती रहेगी, तो इनके बीच में जो ये फ्रिक्शन है ना ये काइनेटिक वाला है और वो लगातार लग रहा है। ये कब तक लगेगा? जब तक दोनों की वेलोसिटी बराबर नहीं हो जाए। तो 1 सेकंड के बाद वो तो अपनी वेलोसिटी मेंटेन कर लेगा, लेकिन ये 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी होगी 2, उसकी वेलोसिटी होगी 5, तो क्या स्लिपिंग अभी भी जारी है?
और स्लिपिंग अभी भी जारी है, तो इसकी वेलोसिटी अभी भी इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन आगे लगता रहेगा, तब तक लगता रहेगा जब तक इसकी वेलोसिटी 5 ना हो जाए। तो इसकी वेलोसिटी 0 से 5 कब होगी? v इक्वल्स टू u प्लस at। तो इस सरफेस का इधर एक्सेलरेशन है 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ये हमने पहले ही बता दिया, और इसकी वेलोसिटी हो चुकी है 1 सेकंड में। तो जब तक 5 मीटर पर सेकंड अचीव नहीं हो जाता, 5 2 इंटू टी, टी कितना? तो 2.5 सेकंड तक लगातार इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। क्या ये टाइम का लीनियर फंक्शन है? v इक्वल्स टू u प्लस at, u 0 है और at, तो इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड तक बढ़ेगी, और कितने टाइम में बढ़ेगी? 2.5 सेकंड में। दैट फंक्शन इज अ लीनियर फंक्शन बिकॉज u इज 0। लीनियर तो है ही, पासिंग थ्रू ओरिजिन, और बाद में उसकी वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी 5 है, तो इनमें स्लिपिंग बंद हो जाएगी, वो कांस्टेंट मेंटेन हो जाएगा। क्लियर सबको? अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। इधर क्या हुआ देखना, तबीयत ठीक है? क्वेश्चन नंबर 45, 46, 47, देखिए किसी ने पूछा है कि सर क्वेश्चन नंबर 42 में अगर ये लिखा है कि बाद में कितना स्ट्रेच आएगा ये बताइए, तो वो स्ट्रेच हो ही नहीं रहा है, उनका रिलेटिव मोशन कभी हुआ ही नहीं। समझ गए? वो कंफ्यूजन होता है मास से, लेकिन मास कितना भी हो एक्सीलरेशन दोनों का सेम आ रहा है, तो स्प्रिंग को खींचने की वहां टेंडेंसी है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, 48, 49, ये पहले आ चुका बेटा है सेम क्वेश्चन। यहाँ 1/2 लेके आ रहा है, उधर 3 लेके आया था, मैंने कराया आपको क्लास में। क्वेश्चन नंबर 50, 51, वेरी गुड, 52, वेरी गुड, 53, स्लिपिंग होता हुआ आ रहा है। अच्छा डायग्राम दिया नहीं है क्या? 54 में डायग्राम नहीं है, चलो मैं बता देता हूँ 54 का डायग्राम है ना, फिर आप लोग करना, फिर कोई डाउट हो तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो ये आपको दिया जा रहा है, इधर ए ब्लॉक है और एक रॉड के साथ बी ब्लॉक कनेक्टेड है, ओके, और बाकी तो डिस्क्रिप्शन आपका क्वेश्चन में है। और ये वाली जो हाइट है ना वो 8 मीटर्स है, और ये वाले सेपरेशन है आपका 15 मीटर्स। तो यहां से क्या ये एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन निकालने में हेल्प मिल जाएगी? तो यहां से कॉस थीटा साइन थीटा आप निकाल लो, और ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा का वैसा ही जैसे इसके ऊपर वाला किया आपने, बस ये देखना है स्लिपिंग हुई या नहीं, वो आप चेक करके आगे बढ़े। क्लियर? एक्सरसाइज 2 लेवल 2 दिया था मैंने, एक्सरसाइज 2 लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, 9 दिया था ना, इसका बी ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, फिर जरा ऑनलाइन में कोई नंबर आया है, एक बार देख लेता हूं कौन सा नंबर आया है। क्वेश्चन नंबर 9 ही आ रहा है, ठीक है। 9 देखिए, ये क्या कह रहा है आपसे, एक एलिवेटर में एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका ये कितना है आपके पास, √3/2 म्यू है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री। यार ये बात नहीं करो कोई भी यार, एक बात हमेशा याद रखना, एग्जाम मुझे नहीं देना है। जिसने जितने आराम से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ और तुम लोग आराम से इधर उधर बात कर रहे हो, आपको फेस करना है एग्जाम, मुझे नहीं करना है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन क्लास की ओर रखें। अच्छा एक बात बताओ, इसने बोला कि अ ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन द रफ वेज गोइंग अपवर्ड
विद रेस्पेक्ट टू, अच्छा ये एक्सेलेरेट कर रहा है ऊपर, अच्छा मान लो एक्सेलेरेट नहीं करता, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो एंगल ऑफ रिपोज कितना 60 डिग्री आएगा क्या? एंगल ऑफ रिपोज कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा क्या? लेकिन यहां पर आपको एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन कितना गिवन है? 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये स्लाइड तो नहीं कर रहा। अच्छा अब अगर मान लो आप इसको ए एक्सेलेरेशन से ऊपर ले जाते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि mg की जगह mg प्लस ए करेंगे हम, है ना? तो वहां म्यू mg की जगह mg प्लस ए हो जाएगा, तो म्यू mg जो cos थीटा लिखते थे वहां g की जगह क्या आ जाएगा? g प्लस ए। तो उस ए के आने से कोई फर्क अभी नहीं पड़ेगा, हाँ या ना? तो अभी भी ब्लॉक आपका स्लाइड नहीं मार रहा है, कंफर्म हो गया? चलिए अब स्लाइड नहीं मारने का मतलब, एक बात बताओ, आप इसको ग्राउंड फ्रेम से देखो, एक ब्लॉक है ऐसे और किस पे स्लाइड नहीं मारा, इसका मतलब जितना एक्सीलरेशन किसका है, जितना एलिवेटर का एक्सीलरेशन है वही इसका भी है, बोलिए। तो चलिए अब वन बाय वन हम वैल्यू देखते हैं, इसने आपसे क्या क्या पूछा है। पहला तो नॉर्मल रिएक्शन इज हाउ मच, तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए तो मुझे वेज के फ्रेम में जाना पड़ेगा, यस और नो? क्या करें? वेज के फ्रेम में गए, एक मिनट नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है, नॉर्मल इधर है, mg प्लस ए इधर है, इसमें स्यूडो लग गया, आप एनएलएम लगा सकते हैं, इधर mg cos mg प्लस ए cos 30 और इधर mg प्लस ए mg प्लस ए sin 30 और पीछे की ओर फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन अभी बहुत है हमारे पास, तो ये इसको बैलेंस कर रहा है सीधा सीधा। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg प्लस ए cos 30, नॉर्मल रिएक्शन इज mg प्लस ए cos 30। पहला पॉइंट क्लियर है? चलिए इसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, नेट रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज, नेट रिएक्शन फोर्स का मतलब समझते हो? वो जो कांटेक्ट फोर्स है उसको रिएक्शन बोल रहा है, तो नॉर्मल और फ्रिक्शन क्या उसका रिजल्टेंट सीधा सीधा mg प्लस ए के बराबर है, तो योर आंसर इज mg प्लस ए। और डी ऑप्शन, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज, नेट फोर्स कितना, तो ग्राउंड से कितना एक्सीलरेशन है 2, तो m इंटू ए नेट फोर्स होगा, हाँ या ना? नेट फोर्स कितना है? m इंटू ए। भाई ग्राउंड फ्रेम से आप फोर्स देखेंगे चाहे कहीं से भी देखो, नेट फोर्स 2 न्यूटन का ऊपर है, समझ आई बात? रिलेटिव में जा रहे हैं तो स्यूडो लगाने के बाद जीरो हो रहा है, वैसे जीरो नहीं है वो। चलें आगे, चलिए इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 18 से, 13 से आ रहा है क्या? 18 से आ रहा है, ये तो हम कर चुके हैं शायद। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 19 का ए ऑप्शन में लिखा होना चाहिए मे बी फ्रिक्शनलेस, मस्ट भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मे बी। ऐसा हो सकता है कि सरफेस रफ हो लेकिन फ्रिक्शन नहीं लग रहा हो, तो मस्ट भी फ्रिक्शनलेस बोलते तो बी ऑप्शन गलत हो जाता है हमारा, हाँ या ना? मतलब बी ऑप्शन गलत नहीं होता है, बी ऑप्शन तो सही है, लेकिन मस्ट भी कहते हैं हमारा रफ का ऑप्शन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर सरफेस रफ हो और फ्रिक्शन जीरो लग रहा हो तब भी हम क्या बोलेंगे कि टोटल जो है उसका कांटेक्ट फोर्स वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा, हाँ या ना? तो ए ऑप्शन में मस्ट बी को मे बी लिखें, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 बताना है, देखिए 20 देखिए, कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्या कह रहा है ये, बी विल स्लाइड ऑन द ग्राउंड, और क्या कंडीशन है? तो पहले ये बताइए, ये मैन है और ये पर्सन है ना? और कहां कहां पर फ्रिक्शन है? मैन का मास है 60 kg और ब्लॉक का 40 kg, और साथ के साथ फ्रिक्शन है इसके पैर और इसके बीच में म्यू है 0.3 और यहाँ पर म्यू है 0.2, यानी दोनों जगह फ्रिक्शन अवेलेबल है। अच्छा जब ये खींचेगा थ्रेड को, तो थ्रेड को F फोर्स से खींचेगा तो हाथ पे फोर्स F आगे लगेगा, और F के बराबर ही क्या आएगा? T, और यहाँ क्या लगेगा?
टी, जो किसके बराबर है, एफ। ओके, अब सिचुएशन क्या है कि फ्रिक्शन की अलग अलग वैल्यू है और पर्सन पुल कर रहा है कितने से, 125 न्यूटन से, है ना, 125 ही है ना क्वेश्चन में। तो अब हमें देखना है कि बी विल स्लाइड ऑन द ग्राउंड और नॉट। तो पहले एक बात बताइए, ऐसा करते हैं हम पहले एक एजम्पशन ले लेते हैं कि पहले बताओ यहाँ का फ्रिक्शन है कितना, 0.2 इंटू 0.2 इंटू कितना, 100 जी, यही ना, कितना न्यूटन, 200 न्यूटन। अब याद रखना, अभी मैं एजम्पशन से सॉल्व कर रहा हूं, मेरा एजम्पशन करेक्ट है या नहीं। एक्चुअली आई एम डूइंग अ रफ वर्क। मुझे दिख रहा है कि ये भी 125 है, ये भी 125 है, मिलाकर 250 है ना। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि दोनों साथ चल रहे हैं तो ये 250 200 को ओवरकम कर जाएगा। अगर दोनों साथ चल रहे हैं तो मैं इस बात पर पहुंच सकता हूं, हाँ या ना। तब क्या होगा, 250 आगे और 200 पीछे है, ये तो इंटरनल बन जाएगा। तो इस सिस्टम के एक्सेलेरेशन के लिए यहां पर स्लिपिंग होना जरूरी है। तो मेरा एजम्पशन है कि लेट दे आर मूविंग टुगेदर। बताइए, अगर मूविंग टुगेदर है तो आगे की तरफ फोर्स है 2, तो 1 इंटू 125 इंटू 2 यानी 2F माइनस 200 इक्वल टू 100A। तो एक्सेलेरेशन ये एजम्पशन के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो ये आएगा 250 माइनस 200 इक्वल टू 100A। ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलेरेशन आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए यहां का फ्रिक्शन निकालेंगे, और बाई चांस अगर वो फ्रिक्शन कितना आया, यहां का मैक्सिमम फ्रिक्शन है 0.3 इंटू 60 जी यानी 180 न्यूटन, ठीक है। तो अगर ये 180 के अंदर अंदर आ गया तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व है। तो चलो पर्सन की एफबीडी बनाते हैं। पर्सन की एफबीडी में एफ आगे लग रहा है 125 न्यूटन। थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिक्शन पीछे माना है, ये आगे भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि क्या टेंडेंसी रही होगी। तो इधर इसका एक्सेलेरेशन कितना है, 0.5, कितना आ रहा है 125 माइनस एफ इक्वल्स टू 60 इंटू हाफ, यानी स्मॉल एफ रिक्वायर्ड इज 30, 95 एंड दिस 95 इज इन बिटवीन 180, यानी हमारा एजम्पशन करेक्ट है, दे आर मूविंग टुगेदर and the friction acting between the two person and block is, आई बात समझ में। देखिए ऑनलाइन में क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है एक्सरसाइज 2 लेवल 2 का, तो एक बार मैं बता देता हूं, हालांकि वो इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम लेवल 2, देखो इसका डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाएंगे। यहां पर एक पुली लगी हुई है, ओके, पुली से एक थ्रेड ऐसे है और एक थ्रेड ऐसे टेढ़ा जा रहा है, और बाई चांस इन दोनों का एंगल कितना है, 37 डिग्री है क्या। तो ये वाला एंगल भी 37 और ये वाला एंगल भी। अब मुझे बताइए, ये इधर से जाके इधर से मान लीजिए किसी पुली पे होके घूम फिर के यूं आया है, समझ रहे हो। इसको ऐसे बना देते हैं, ये ऐसे गया, फिर ये पुली पे हैंग्ड है और मैंने यही बना दिया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है कि सर ने उधर नहीं बनाया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे बताइए टेंशन कितना, mg के बराबर। तो यहां पर टेंशन mg के बराबर है, यहां भी टेंशन mg के बराबर है। तो दोनों टेंशन का ये कंपोनेंट तो खुद ही कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो इन दोनों टेंशन का इधर कंपोनेंट आ रहा है 2mg cos 37। बेसिकली ये लिखा हुआ है 2t cos 37 और t mg के बराबर है, ओके। तो जरा 2t cos 37 क्या डायरेक्ट इधर ट्रांसफर हो रहा है, और इसका नीचे की तरफ वेट कितना एक्ट कर रहा है, 20g, कितना 20g sin 37। जरा वैल्यू चेक करो कितनी है ये, 200 इंटू साइन 37 3/5 कितना 120 न्यूटन। तो 120 न्यूटन नीचे है,
अच्छा ऊपर की तरफ कुछ बताया है, इफ मास m इज हैंगिंग ब्लॉक एंड द मिनिमम, एक बात बताइए, स्मॉल m कम करते जाइए, तो इसने क्या बोला कि स्मॉल m की मिनिमम वैल्यू चाहिए टू सेट द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। m को कम करते जाएंगे तो किधर स्लिपिंग टेंडेंसी बनेगी, नीचे। अच्छा पहले ये चेक करो, ये अपना एंगल ऑफ रिपोर्ट से ज्यादा है क्या, तो 37 डिग्री 0.75 होता है, tan इनवर्स 0.75, और एंगल ऑफ रिपोज आएगा tan इनवर्स 0.5, हाँ या ना, यानी एंगल ज्यादा है, यानी अपने फ्रिक्शन को ओवरकम कर चुका है। कितनी वैल्यू है, म्यू एम जी कॉस 37, m की वैल्यू 220 g कॉस 37, बताइए कितना, म्यू की वैल्यू है 0.5 इंटू 200 कॉस 37 4/5, कितना आ रहा है 80। चलिए ये 80 न्यूटन का ये है, तो यहाँ का जो टेंशन आप देख रहे हैं टी डैश, वो टी डैश किसके बराबर है, 2 स्मॉल एम जी कॉस 37 के बराबर है। तो नीचे की तरफ लग रहा है 120, ऊपर की तरफ लग रहा है टी डैश प्लस 80। व्हाट इज योर टी डैश, 40 न्यूटन, और टी डैश की वैल्यू है 2 स्मॉल एम जी कॉस 37। एक बार चेक कर लो आया क्या फ्रॉम हियर, यही है ना कंडीशन, इसकी टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग डाउन है। अभी अगर हम बोलते हैं मैक्सिमम, तो वो 120 के साथ फ्रिक्शन भी पूरा नीचे लगा दो, समझ गए क्या, तो आपको टेंडेंसी अपवर्ड बना दो, उसके करस्पॉन्डिंग m की मैक्स वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 23, किसका एंगल नहीं पता बेटा, वो 3-4 दिया तो है, हाँ कौन सी वैल्यू नहीं आई, नहीं tan थीटा तुम कह रहे हो ना, एंगल नहीं दिया है, 37 डिग्री है, tan थीटा इज 3/4 इन बोथ द डायग्राम्स, तो दोनों एंगल कितना है अभी भी बताना है। पहले 3 एक्सेलेरेशन a1 a2 a3 माने जाएंगे, फिर उन तीनों में रिलेशन ले आओ, समेशन t डॉट v 0 करके, और उसके बाद 3 इक्वेशन t में लिखना है, t और mg के कंपोनेंट्स के साथ बराबर ma कर करके, कर लोगे, हो गया होगा वैसे तो। एंड क्वेश्चन नंबर 24, 25, 24 डाउट है, क्या डाउट है बेटा, एक मिनट मैं एक बार पढ़ लेता हूं। टू ब्लॉक्स m1 m2 आर कनेक्टेड थ्रू अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, फिर कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास m1 इज प्लेस्ड ऑन द फिक्स्ड रिजिड इंक्लाइंड प्लेन व्हाइल द m2 इज हैंगिंग, ठीक है भाई, तो विच पासिंग थ्रू दिस, तो द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.8, ठीक है, द सिस्टम द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 20 न्यूटन आफ्टर रिलीजिंग। पहले क्या चेक करोगे, क्या इसका एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, बताइए, इतना क्या ज्यादा है एंगल, भाई ये 30 डिग्री है और म्यू कितना है, म्यू 0.8 है आपके पास, तो क्या कम आएगा, वो कम है, तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी अपने आप नीचे जाने की है क्या, तो क्या ये टेंशन डेवलप कर सकता है, नहीं नहीं, मैं एक मिनट सुनो, एक मिनट, क्वेश्चन को मैं क्या सोच रहा हूं पहले ये सोचिए, तुम लोग का भरोसा नहीं है इसलिए मैं चेक कर लेता हूं, नहीं तो 1/√3 लगभग कितना होता है, हाँ कितना, अरे उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट, तो यहां पर यार ये बात मत करो प्लीज, फ्रिक्शन का क्वेश्चन बिना डेटा चेक किए, क्योंकि डायरेक्ट कोई मेथड नहीं होता है कि क्वेश्चन किधर जाएगा, तो डेटा चेक करना जरूरी है। ये 30 डिग्री है और हमें पता है कि म्यू कितना है 0.8, तो 0.8 कितना हो गया लगभग, तो tan इनवर्स
0.8 इसका एंगल ऑफ रिपोज रहा होगा, है ना। और 1/√3 tan इनवर्स कितना है, कितना 0. तो ये एंगल कम है, ये एंगल ज्यादा है, इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज से कम है, यानी ये ब्लॉक अपने आप नीचे स्लाइड। तो ये इसके पास अभी टेंडेंसी नहीं है पीछे वाला टेंशन बनाने की। अब क्वेश्चन में आगे M2 है 2 किलोग्राम। अरे ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इधर 20 G है, मेरे को तो डेटा देख के पता चला कि इतना बात करने की जरूरत ही नहीं थी। इधर M कितना है 2, इधर कितना 2G। तो अभी अगर हम ये सोचें कि ये रुका हुआ है सिस्टम, तो यहाँ टेंशन 2G आएगा, और इधर ये 2G और इधर ये 4G sin 30। ये लो क्वेश्चन खत्म। क्यों, इधर भी 2G उधर भी 2G, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विदाउट एनी नीड ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल सरफेस होते हुए भी फ्रिक्शन 0 लगेगा। आ गया समझ में। देखो ये मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, खड़े हो जाओ, पहले खड़े हो जाइए। आप मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा। एक मिनट, क्या इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था कि हर क्वेश्चन का अपना पैटर्न है? समझ आई बात। यहां पर टेंशन बनाने की जिम्मेदारी 2mg की भी है, तो टेंशन तो श्योर बनेगा। अभी यहां पर मैं इसको हाथ से पकड़ लेता हूं, तो पहले ये mg ओवरकम कराऊंगा तभी टेंशन बनाऊंगा। जब तक ये mg साइन थीटा इस फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं करेगा तब तक यहां का टेंशन मैं नहीं बनाऊंगा। अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूं तो इस क्वेश्चन में अगर ये फिक्स कर दूं तो ये टेंशन 0 है, लेकिन उधर से कौन कनेक्टेड है, डायरेक्ट। तो इसका मतलब इधर तब मैंने क्या बोला, टेंशन प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी किसकी है, 2G तो बनाएगा ही उस टेंशन को, तो टेंशन आएगा और इधर भी आएगा। अब मैंने जब दोनों वैल्यू चेक किया, ये मानते हुए कि सपोज ये रेस्ट पर है, तो फिर वो आ रहा है। तो याद रखना पर्टिकुलर क्वेश्चन की कहानी पर्टिकुलर है। हाँ हाँ हाँ, टी की वैल्यू 2G के बराबर। एक मिनट सुनो, पहले मैंने माना है 2G, और उस 2G से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, देयर इज नो एनी टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। समझ आई बात। क्योंकि यहां पर अगर या तो ये नीचे जाएगा, इधर नीचे जाने की टेंडेंसी है ही नहीं, तो अगर नीचे जाएगा तो 2G से कम होगा। तो पहले मैंने इक्वल टू रख के देखा इक्विलिब्रियम बनता है क्या। अगर इक्वल टू पे ये वैल्यू इससे ज्यादा होती तो इसकी टेंडेंसी ऊपर होती। तो एक मिनट, उसके बाद भी मैं चेक करता कि फ्रिक्शन को उसने ओवरकम किया या, तब मैं उसको स्लिप कराता। तो फ्रिक्शन के क्वेश्चन चेकिंग पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 25 का, चलो वर्क डन अभी आएगा जब कर लेना इसको, ठीक है। अभी वर्क एनर्जी हम लोग पढ़ा ही रहे, या एक्सप्लेन कर दूं। अभी वर्क एनर्जी पढ़ लेना तब इस क्वेश्चन को वापस कर ले। एंड 26 हो गया। एक मिनट, हाँ, u/3 है। यू ए ऑप्शन में u/3, आपके में क्या μ/3 दिया है, ए ऑप्शन में u/3 है बेटा, मेरे वाली शीट में u/3 है ऑप्शन ए में। 26 में कुछ भी नहीं है, उसको स्लाइड कराते हुए ले जाना है। देखो पहली बात तो इधर देखिए, 26 में विजुअलाइजेशन क्या है, n की वैल्यू mg cos थीटा दोनों के लिए होगी, वहां पर फ्रिक्शन ओवरकम कर चुका है। तो देखिए अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन खींच कौन रहा है, मैं डायग्राम ऐसे बना रहा हूं, लेकिन आप समझना वास्तव में ये बोर्ड को ऐसे खींच लो आप 30 डिग्री पे, या जितना भी थीटा है उस पर डायग्राम बन रहा है। तो इधर M2 और इधर M1। तो पहले M2 को इधर खींचने वाला कौन है, M2G साइन थीटा दिया है क्या, मेरे डायग्राम में नहीं है पता नहीं, M2G साइन थीटा। एक मिनट, इधर कितना, ध्यान देना ये डायग्राम ऐसा नहीं है, ये डायग्राम इस बोर्ड को 30 डिग्री यूं कर लो तब डायग्राम बनेगा, कंफर्म। अच्छा, यहां टेंशन T,
इधर ये बोल रहा है, क्वेश्चन ने बोल दिया है कि स्लिपिंग हो रही है, इसलिए आप सोचो मत। ज्यादा भारी वाला नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो अगर इसका एक्सेलरेशन ए नीचे की ओर है तो इसका एक्सेलरेशन ए तो इधर ऊपर लगेगा, म्यू m2g cos थीटा। m1 बढ़ा दिया है क्या क्वेश्चन में? m1 बढ़ा है तो एक मिनट, इसका एक्सेलरेशन ऊपर मान लो, इसका एक्सेलरेशन नीचे, m1 बढ़ा दिया ना, तो ये डायरेक्शन बदल जाएगी, म्यू m2g cos थीटा, और ये नीचे जा रहा है तो इधर म्यू m1g cos थीटा। आई बात समझ में? व्हाट आर द एक्सप्रेशंस यहां पर? t माइनस म्यू m2g cos थीटा प्लस m2g sin थीटा इक्वल्स टू m2a, और इधर नीचे की ओर है m1g sin थीटा, m1g sin थीटा माइनस म्यू m1g cos थीटा माइनस t इक्वल्स टू m1a। इन दोनों को लिखें और आप सॉल्व करें। इतना ही होमवर्क दिया, अगला एक्सरसाइज भी दिया है, इतना ही है। चलिए तो हम लोग वर्क डन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास का आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 3 लेवल 1 13 से लेकर 20 तक, 13 से लेकर 20 तक। ओके, इतना ही दे रहा हूं मैं होमवर्क नेक्स्ट क्लास के लिए। चलें आगे। मैग्नीट्यूड में सेम आएगा, डायरेक्शन में ऑपोजिट आएगा। दो आंसर इसलिए दिया, एक माइनस से मल्टीप्लाइड है, वो मैग्नीट्यूड दिए दोनों के, हालांकि एक प्लस है एक माइनस है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। समझ गए? तो उन्होंने क्या है, एक को प्लस डायरेक्शन मान के दो आंसर दिए, लेकिन याद इधर सुनो, दोनों का एक्सेलरेशन सेम आएगा। वहां पर एक प्लस एक माइनस आ रहा है तो ये सोच के दे रहा है कि भाई एक की डायरेक्शन प्लस है तो दूसरे की माइनस है, हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। चले आगे। तो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स हमने डील कर लिया था। तो एक कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन किस पे डिपेंड नहीं कर रहा था? पाथ पे। बेटा ये F है ना, ये आपने गलत बना दिया, ये F सारे सेम बनाने थे, ठीक है? ये आपका F, इसको डायग्राम काटो। जो मैंने F बनाया था वो सारे सेम कांस्टेंट थे, तो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स क्या आया? ठीक है, तो इसमें अब आपको क्या करना है? वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स आया था F वेक्टर डॉट डेल्टा R। देखिए आप लोग जितनी जल्दी चुप हो जाएंगे क्लास की स्पीड बढ़ती है, ठीक है? F डॉट डेल्टा R, क्या ये पाथ पर डिपेंडेंट है? ये ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मैंने ये दोनों तरह से आपको समझाया था कि ये वैल्यू कैसी आ रही है। तो फाइनली आपको किस पर कंसंट्रेट करना है? इनिशियल और फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाँ या ना? तो जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है, अगर वो फोर्स कांस्टेंट है तो आपको क्या बताना है कि जो वर्क डन होगा वो कांस्टेंट फोर्स का किस पर डिपेंडेंट आएगा? पाथ पर डिपेंडेंट नहीं आएगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल। तो सीधा सीधा डेल्टा आर का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। तो जैसे बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, हालांकि देने का कोई सेंस नहीं है। मान लीजिए एक फोर्स है ऑन अ बॉडी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, है ना? एंड पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम, ये ऐसे मन रखने के लिए दे रहा हूं, पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम 1,3,5 टू 2,1,3। ओके, ये सब मीटर्स में है और ये सब न्यूटन्स में है। तो कहां से कहां गया पार्टिकल? फ्रॉम ए टू बी। आपको बताना है वर्क डन बाय द फोर्स F। अब देखो इंटरेस्टिंग है, इस क्वेश्चन को करने के लिए ये अंडरस्टैंडिंग का भी पता होना जरूरी है कि जो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड
और देखिए क्वेश्चन आपको हाइड भी कर रहा है, वो बता भी नहीं रहा है कि ए से बी तक जाने का उसका पाथ क्या है। तो ये जब हमें पता होगा तब हम डायरेक्ट कर पाएंगे। देन व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स? एफ वेक्टर डॉट r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो w इक्वल्स टू हाउ मच? f तो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप डॉट r2 माइनस r1। r2 ये है r2 माइनस r1, 2 माइनस 1 i कैप प्लस 1 माइनस 3 j कैप, 3 माइनस 5 3 minus 5 k cap. Then how much work is done by this force? 2 I cap plus 3 j cap plus 5 k cap का डॉट प्रोडक्ट लिया गया किसके साथ? I cap minus 2 j cap minus 2 k cap। सिंप्लीफाई करिए, 2 into 1 2 minus 6 minus 10 कितना? माइनस ऑफ -14 जूल का वर्क डन है। कोई इसको फील नहीं करेगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू आ रही है -14 जूल। हो सकता है इस पार्टिकल के मूवमेंट में और भी फोर्सेस इन्वॉल्व हो। तो अभी हम पार्टिकल के मोशन की तरफ नहीं गए हैं, अभी हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं किसका? वर्क डन कितना होगा, यस और नो। तो अब हम लोग कुछ कांस्टेंट फोर्सेस के क्वेश्चंस करेंगे जो आपको कुछ सेटअप्स गिवन होंगे उसके करस्पॉन्डिंग। क्लियर है? तो मुझे बताइए mg कैसा फील्ड हुआ फिर? mg इज अ कांस्टेंट फोर्स। तो पहले इतना नोट करके एक रिमार्क लिखेंगे हम लोग। ओके, रिमार्क है वर्क डन बाय mg वेक्टर। कैसा फोर्स है? दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट फोर्स। सिंपल वे में व्हाट इज योर आंसर? w इक्वल्स टू f डॉट डेल्टा r। डायरेक्ट यूज हो सकता है, और f डॉट डेल्टा r का मतलब होगा mg वेक्टर डॉट डेल्टा r। ये लीजिए, डेफिनेटली दिस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स। जिस भी 2 पॉइंट के बीच में आप बात करेंगे सिर्फ इसको पॉइंट से मतलब है। ओके अच्छा, एक बात बताइए, ये जो चीज लिखी हुई है ये तो बेसिक हो गया, mg डॉट डेल्टा आर करने पे वर्क डन आ जाता है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या हुआ? mg इंटू mg तो हो गया फोर्स, और इंटू मैंने इसको लिख दिया क्या? डेल्टा आर कॉस थीटा। डेल्टा आर कॉस थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ। तो मुझे बताइए पार्टिकल यहां से यहां आया, रास्ता कोई भी हो, ये डेल्टा आर कॉस थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ। तो ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कब होगी? जब ये फोर्स के डायरेक्शन में होगा या फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यही बात है। और दूसरा कि ये जो डेल्टा आर कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड है वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना हाइट का डिफरेंस है उसी के बराबर होगा, हाँ या ना? जैसे डेल्टा आर ये है, तो यहां से यहां mg ऐसा है, तो डेल्टा आर का कंपोनेंट किधर लोगे आप? mg के डायरेक्शन में। तो क्या वो बेसिकली दोनों पॉइंट के बीच में जो लेवल होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल, उस लेवल में कितना हाइट गैप है वो आएगा। लेकिन याद रखना वो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड है, अगर उससे आप चलते हैं तो साइन आपको खुद लगाना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? तो अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे पॉइंट हो, इनिशियल और फाइनल, चाहे रास्ता कोई भी हो,
तो डेल्टा आर का कंपोनेंट mg के डायरेक्शन में 0 होगा, तो हम बोलेंगे कोई भी वर्क नहीं हुआ, मतलब वर्क डन, टोटल वर्क डन इज 0 एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इसलिए हम डायरेक्ट बात करेंगे इनिशियल और फाइनल। जैसे मैं आपको एग्जांपल ऐसे ही दे देता हूं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक पार्टिकल यहां पर था ए पॉइंट पे, ए पॉइंट से ऐसे दौड़ता हुआ यहां पहुंच गया बी पर, ठीक है। फिर मान लीजिए ए पॉइंट से कोई रास्ता ये था, है ना, या इवन ए पॉइंट तक, चलो अभी हम ए पॉइंट को ही डिस्कशन में ले रहे हैं, तो मैं इसी के करस्पॉन्डिंग डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये जो दोनों लाइन है, तो ये ए बी, ये सी और ये डी पॉइंट है सपोज, ठीक है। तो मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, कहां से, ए पॉइंट से, ठीक है भाई, ए पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लेवल ग्राउंड के पैरेलल है। अब आपका पार्टिकल ए से कहां गया, बी, और ए से सी, और ए से डी। अब मुझे पता है कि ये हाइट यहां से यहां तक की h1 है, यहां से यहां तक की समथिंग h2 है। तो एक मिनट इधर देखना, डी पॉइंट का h1 h2 हाइट है, बट एज पर थ्योरी अगर मुझे वर्क डन बाय mg चाहिए, तो आपका पार्टिकल यहां है मान लीजिए, या कहीं पे भी है, तो उसका मास m है और फोर्स कितना है नीचे की ओर, mg एक्ट कर रहा है। तो आपको बताना है वर्क डन बाय mg, है ना, कहां से कहां तक के लिए, ए से बी, ए से सी और ए से डी। तो वर्क डन बाय mg फॉर, तो वर्क डन बाय mg फॉर ए टू बी। एक मिनट, टेक्निकल क्या तरीका है, पहले फोर्स देखा जाता है, फिर नेट डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है। नेट डिस्प्लेसमेंट ये है, बोलिए, फोर्स नीचे की ओर है और नेट डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो एंगल ये है। अगर कोई ये चाहता है कि सर मैं mg डॉट डेल्टा आर करूंगा, तो mg डेल्टा आर कॉस थीटा, तो उसका डेल्टा आर ये है और कॉस थीटा ये है। अब मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं कि डेल्टा आर कॉस थीटा इस केस में पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव है। उसका मैग्नीट्यूड, जब मैं इसका कंपोनेंट लूंगा किस ओर, mg की तरफ, तो क्या यहां से यहां तक की यही हाइट आएगी, तो ये h1 डेल्टा आर कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड है। नीचे से ऊपर गया है, इसलिए इस साइन को, इसको हमें नेगेटिव में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो mg इंटू h1, बाहर कौन सा साइन, और अगर किसी को माइनस अपने आप क्रिएट करना है, तो वो डेल्टा आर भी निकाले और इस थीटा को भी निकाले, तो अपने आप वो साइन क्रिएट करेगा। यस और नो। एंड वर्क डन बाय mg फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी, डिस्प्लेसमेंट ये है और mg इधर है, क्या ये 90 डिग्री पर है नेट। मैंने एलिमेंट्री, इधर ध्यान देना, यहां से यहां तक अलग अलग लेवल पे डीएम जो mg है, उसका एलिमेंट्री लेवल पर कुछ कुछ वर्क डन है, लेकिन जब यहां से लेके लास्ट यहां तक पहुंच गए, तो उसका वर्क डन क्या हो गया, 0। एंड इसी तरह से वर्क डन बाय mg फ्रॉम ए टू सी। बताइए क्या ये पॉइंट नीचे आया है ना, कितना हुआ, mg इंटू h2, साइन क्या लगेगा, प्लस। तो याद रखना, डेल्टा आर कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड वो हाइट के बराबर होता है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना हाइट गैप है, यानी कितना वर्टिकल कंपोनेंट उनका आ रहा है। बात समझ गए। अगर वो फोर्स के डायरेक्शन में तो प्लस और अपोजिट है तो, याद रखना अभी तक कोई पोटेंशियल एनर्जी हमने नहीं पढ़ाया है, वर्क डन बाय फोर्स की बात कर रहे हैं। दिस इज ए टू डी। एनी डाउट। इसमें भी डाउट आ गया, बताइए।
किसका? साइन का वापस बता दें। देखो mg नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, तो ऑब्ट्यूस एंगल आएगा। तो आप ये ध्यान रखो कि अगर mg के डायरेक्शन में नीचे पॉइंट है तो प्लस mgh आएगा, और अगर अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस mgh आएगा। कांस्टेंट फोर्स के लिए हम F वेक्टर डॉट डेल्टा आर कर सकते हैं। डेल्टा आर कॉस थीटा को मतलब समझा रहा हूं मैं कि डेल्टा आर कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ डेल्टा आर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर वो फोर्स की तरफ गिरता है तो प्लस साइन लगाना होता है, और अगर अपोजिट गिरता है तो माइनस। तो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाता है, प्लस माइनस हम लगाते हैं। और अगर वेक्टर में रखेंगे, जैसा कि पिछला क्वेश्चन वेक्टर था, उसने प्लस माइनस -14 अपने आप क्रिएट कर लिया था, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर और नॉट? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर कोई फोर्स कांस्टेंट है तो उसके लिए ये टेक्निक अप्लाई होगी। ठीक है, मिटा दो। तो mg भी हमारे लिए एक कांस्टेंट फोर्स है, उसके लिए अप्लाई किया। एक ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे देखते हैं। सपोज एक पार्टिकल है, इसका मास है मान लीजिए 20 किलोग्राम। ठीक है, कितना है ये? 20 किलोग्राम। इसके ऊपर एक F फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। आगे एक F फोर्स इधर लग रहा है, दैट इज ऑफ 60 न्यूटन, एंगल 37 डिग्री पे। ओके ओके, और ये ब्लॉक इधर गया है, ये मैं बता रहा हूं, इधर गया है कितना? 5 मीटर। ओके, कोई ऐसे नहीं सोचेगा कि सर ये क्यों गया। मैंने बोल दिया है कि ये किधर गया है। हो सकता है उसको ले जाने के लिए कोई और फोर्सेस भी प्रेजेंट हो या ना हो, जो भी होगा, जाना उसको उधर ही है 5 मीटर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 5 मीटर राइट में चला गया है। तो क्वेश्चन लिखे फाइंड आउट। तो ये एक फोर्स F1 है, ये दूसरा फोर्स F2 है। तो लिखे फाइंड आउट the work done by normal reaction. Find out the work done by normal reaction okay. Find out the work done by normal reaction F1, F2 and weight of the body ठीक है, इसका पाथ सबको पता चल गया। बताइए इनमें से कौन कौन से फोर्स कांस्टेंट है? एक F1 पता है और F2 कांस्टेंट है ना? अच्छा, mg भी कांस्टेंट है। नॉर्मल का हम इसलिए नहीं बोल रहे नॉर्मल को, कि हो सकता है यहां से यहां ले जाने के लिए कोई एक्सटर्नल आया हो, तो नॉर्मल के बारे में कोई इतना खास आइडिया नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं वर्क डन बाय नॉर्मल ही उड़ा रहा हूं। कितने लोगों को दिखता है? 0। बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन अगर होगा तो बिकॉज एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी आर। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि मैंने एन डॉट डेल्टा आर पे ध्यान नहीं दिया? मैंने एन डॉट डी आर पे ध्यान दिया, क्योंकि एन की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है ना कि वेरिएबल है या, तो मैं हर एलिमेंट्री लेवल पर ही उसको चेक कर रहा हूं। और बाई चांस क्योंकि वो इधर जा रहा है ना, तो अगर n की वैल्यू सपोज वेरिएबल भी हुई तो भी n डॉट डी आर की वैल्यू 0 ही आएगी। तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क तो हट गया, बहुत सिंपल था, इसलिए यहां डाल दिया मैंने इसको। चलिए वर्क डन बाय F1 कितना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स कितना? F1, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। 1 मिनट, ये 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है। क्या ये फोर्स की डायरेक्शन में ही है? इसका मतलब यहां साइन,
इस मेथड से जाओगे तो प्लस लगाना पड़ेगा, या फिर F1 5 मीटर कॉस 0, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज वर्क डन बाय F1? 10 into 5 प्लस 50 जूल। इसी तरह से वर्क डन बाय F2, एक मिनट इधर देखो, F2 बता रहा हूं, एक मिनट सुन लो, मुझे पता है आपको मालूम है, बट दोनों तरीके सीखो। पहला तरीका क्या है कि जब मुझे पहले तो देखना है F2 कांस्टेंट है क्या, तो कांस्टेंट है तभी ये F डॉट डेल्टा आर लगा रहा हूं, नहीं तो नहीं लगेगा। तो अब मेरे पास अगर मैं F डॉट डेल्टा आर लगाता हूं तो पहले सुन लो कि वो क्या आएगा, तो F डेल्टा आर कॉस थीटा। अभी मैं पूरा पूरा फॉर्मूला को फॉलो कर रहा हूं। F कितना है 60, डेल्टा आर ये है क्या, डेल्टा आर 5। अब मैं इनका एंगल ढूंढ रहा हूं, तो ये इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, एंगल पाई माइनस 37, तो दिस वैल्यू इज योर कॉस पाई माइनस 37। आई बात समझ में? तो वर्क डन बाय F2 आपका आ गया 300 इंटू माइनस कॉस 37, कॉस 37 4/5, हाउ मच इट इज, माइनस 240 जूल। अच्छा और लगा रहा हूं, कोई और किस तरह से देख सकता है? एक मिनट रुक जाइए, कंपोनेंट, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी करेंगे हम, है ना। देखिए मेरे पास सिचुएशन क्या है, सिर्फ मैं F2 के बारे में बात कर रहा हूं। F2 फोर्स कैसा है एट एन एंगल, अगर कोई ये कहता है कि सर मैं ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स से चल रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो F2 कितना इधर 60 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट इधर है। पहले तो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ इनिशियल और, तो एक्चुअली डेल्टा आर तो ये है मेरा। लेकिन मैंने आपको एक और पॉइंट सिखाया है कि F इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कर दें, अगर वो डायरेक्शन में है या नहीं वो पता करके साइन लगा लेते हैं हम लोग। तो पहले मैग्नीट्यूड पता करते हैं, ये कितना है 37, तो मुझे क्या चाहिए मालूम है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट है 5, ये है डेल्टा आर। इस डिस्प्लेसमेंट का ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये भी 37, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना 5 cos 37। ये बता रहा है कि फोर्स के डायरेक्शन में कितना गए, आगे गए कि पीछे गए, पहुंचे यहां हैं, लेकिन इसका मतलब है कि फोर्स के डायरेक्शन में पीछे गए कितना 5 cos, तो वर्क डन बाय F2 मेरा 60 इंटू 5 cos 37। याद रखना अब इस मेथड में जिम्मेदारी मेरी है माइनस का साइन लगाने की, क्योंकि इसकी डायरेक्शन फोर्स के अलोंग नहीं है। बात समझ में आया? अच्छा अब एक बात बताओ, अगर कोई इस वर्क डन को और किसी तरह से निकालना चाहे तो आप F डेल्टा आर कॉस थीटा को ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज F कॉस थीटा इंटू डेल्टा आर। तो डेल्टा आर में फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बताइए वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है कि ऑपोजिट, इससे साइन लगाना आपकी जिम्मेदारी है। तो 60 cos 37 इंटू 5 साइन आपको लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना साइन कब लगाना है, A डॉट B से चलते हो तो वो साइन अपने आप क्रिएट कर लेता है। समझ आए बात? तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं था इसलिए माइनस आपको लगाना पड़ा, अगर ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स में ही होता तो प्लस से आ जाता डायरेक्ट। एनी डाउट? सेकंड मेथड मैसेज आया कि सर नहीं आया। देखो सेकंड मेथड में ऐसा क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट और नॉट, और ये क्या है फोर्स की डायरेक्शन। क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट किधर लेना है, तो जैसे मैं जब कंपोनेंट गिराऊंगा इधर तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है ना, तो इधर गिराने में दिक्कत आएगी तो मैंने पीछे की ओर गिरा दिया, तो कितना आया पीछे की ओर कंपोनेंट, ये 37 है तो ये भी, तो फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है 5 cos 37। अब ये फोर्स और ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन क्योंकि ये अपोजिट है इसलिए माइनस का साइन आपको लगाना पड़ेगा। बात समझे?
क्योंकि वो यहां पर जो ऑब्ट्यूस एंगल वाला साइन है वो लेकर आपको आना पड़ेगा। बात मेरी समझ में आई है नहीं? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। मिटा दो ये mg का वर्क डन यहाँ पे 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल लेवल, तो वर्क डन बाय mg इज ऑल्सो 0। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन देखने में सिंपल है, लेकिन जब हम क्वेश्चन को इस ट्रैक पे घुमा देंगे कि फोर्स भी आपको ही निकालना है, फोर्स भी आपको ही निकालना है, थॉट भी आपको ही लगाना है, तब वो क्वेश्चन धीरे धीरे थोड़ा टिपिकल की ओर जाने लगेगा। बात समझे? हाँ, क्या क्वेश्चन में गिवन था कि ब्लॉक 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इधर लिया है? नहीं, इसने ये बोला है लगातार ऐसे जा रहा है। अगर ये बोले कि उड़ के जा रहा है, फिर ये बात नहीं बोल सकते थे, फिर तो एन का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता है। चलें आगे, तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक हमारे पास लिफ्ट है, अरे बात नहीं बेटा, लिफ्ट है, इसमें एक वेज रखा हुआ है, फिक्स्ड है ये, एट एन एंगल 37 डिग्री, फिक्स्ड है। बातचीत बहुत करते हो तुम लोग। इधर एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ओके। यहां पर सरफेस रफ है, कैसा है? रफ, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट। इनिशियली system is at rest, initially system is at rest and the lift is accelerating upward with a acceleration। a की वैल्यू नहीं देते, a ही दे देते हैं। lift accelerating upward, lift accelerating upward with a acceleration। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। क्या वेट, वेट का वर्क डन 0 था बेटा, लिखा था मैंने, तुम आगे बैठा करो यहां पे। जब हम दूसरे क्वेश्चन पे आ गए, पहले डायग्राम बनाइए। क्वेश्चन वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स ही रहने वाला है अभी, लेकिन वो कांस्टेंट को निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब क्या है, अगला चैप्टर खुला है, पिछले दोनों तीनों चैप्टर काम आएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो लिखिए, यहां पर लिख लो, द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द इंक्लाइंड सरफेस, मतलब फ्रिक्शन सफिशिएंट है। ठीक है, देन फाइंड आउट the work done by then find out the work done by normal reaction, friction and mg, work done by normal reaction, friction and mg for first t naught time या for 0 to t naught time।
कहां से कहां तक? 0 से टी नॉट टाइम तक के लिए। किसका वर्क डन चाहिए आपको? कितना आएगा नॉर्मल का वर्क डन? निकालना पड़ेगा कि 0 तो नहीं आएगा? निकालना पड़ेगा। अब एक मिनट रुके, तो अभी आपका टास्क, अभी ये एनएलएम का क्वेश्चन पड़ा हुआ है, पहले तो क्या चाहिए? नॉर्मल और फ्रिक्शन कितना लग रहा है, उसके बाद जाके बात होगी, हाँ या ना? चलिए, सबसे पहले mg नीचे लग रहा है लेकिन नॉर्मल ऐसे लग रहा है, और फ्रिक्शन, तो पहले हम mg नॉर्मल इनकी कैलकुलेशन करेंगे। तो mg ही है, तो पहले चले जाते हैं किसके फ्रेम में? याद रखना, लिफ्ट के फ्रेम में हम जा रहे हैं क्या करने के लिए? फ्रिक्शन और नॉर्मल लाने के लिए। वो ग्राउंड से भी उतना ही होगा क्योंकि फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फ्रेम डिपेंडेंट होता है, लेकिन फोर्स नहीं होता है। चलिए, किसके फ्रेम में चले गए? एक मिनट, डाउनवर्ड फोर्स mg, नॉर्मल रिएक्शन इधर। एक मिनट, अब मुझे पता है कि स्यूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा पहले तो mg के साथ mg प्लस ma, जी इफेक्टिव लगा दिया हमने। और अब मुझे पता है कि mg प्लस ma का जो एक कंपोनेंट है वो नीचे की ओर जाएगा, कितना? mg प्लस a साइन थीटा, और इधर mg प्लस a, mg प्लस a कॉस थीटा। ओके, और इसको खत्म करने आएगा कौन? फ्रिक्शन। क्वेश्चन ने बोल दिया कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, यानी यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन इतना है कि वो इसको ओवरकम कर लेगा। तो मुझे यहां से पता चल गया, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू अ नॉन इनर्शियल फ्रेम n इक्वल्स टू mg प्लस a cos थीटा। ओके, और दूसरा कितना? mg प्लस a, तो फ्रिक्शन इज mg प्लस a साइन थीटा, और इन दोनों का रिजल्टेंट mg प्लस a के बराबर है। ओके, अब आपको दिख रहा है क्या? यहां से देखना, तीनों फोर्स दिखा देता हूं। फ्रिक्शन लग रहा है ऐसे, F, सही बात है। नॉर्मल लग रहा है ऐसे, सही है। ओके, तो नॉर्मल इधर है, फ्रिक्शन इधर है, और mg नीचे है। बोलो, ये तीनों फोर्स हैं, और ये बॉडी ग्राउंड फ्रेम से सीधा ऊपर एक्सेलेरेट कर रही है। तो एट एनी टाइम t तक ये कहां पहुंच जाएगा? कितना ऊपर? तो इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट है, सिस्टम ऊपर की तरफ क्या कर रहा है? इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट? तो दिस इज द डेल्टा y, 1 मिनट, डेल्टा y इज हाफ a t नॉट स्क्वायर। अब जो देखिए, जिस फोर्स का वर्क डन मैंने पूछा है, तो विद रिस्पेक्ट टू कुछ बोला नहीं है, तो ग्राउंड फ्रेम से बताना होता है। तो वर्क डन ऑफ mg, वर्क डन बाय mg कितना? mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, क्या बिल्कुल डायरेक्ट mg के डायरेक्शन में ही है वो? तो mg इंटू डेल्टा y, क्या लगाऊं, प्लस या माइनस? माइनस। तो ये है mg इंटू डेल्टा y, तो माइनस mg हाफ a t स्क्वायर। ये लीजिए, ये आपके पास आ गया वर्क डन बाय mg। अब मैं लिख रहा हूं वर्क डन बाय नॉर्मल। एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट वो है लेकिन ये ऐसे है, तो पहले बताइए क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? इसलिए F डॉट डेल्टा आर लगाया जा सकता है। तो मैं इसको कर रहा हूं F डॉट डेल्टा आर से। आप कई तरह से कर सकते हो, आप F का कंपोनेंट भी लगा सकते हो। तो मैं एंगल ढूंढ रहा हूं भाई, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, ये तो ये थीटा, तो ये n इंटू डेल्टा वाई इंटू कॉस थीटा। सही बात है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज हाउ मच? n की वैल्यू mg प्लस a cos थीटा, g प्लस a cos थीटा। एक मिनट, इंटू डेल्टा वाई है हाफ a t नॉट स्क्वायर इंटू cos थीटा। देखो यहां पर इसने अपने आप थीटा प्रोड्यूस कर लिया है, इसलिए मैं साइन वाइन के बारे में, अगर साइन के बारे में सोचना होता तो मैं डेल्टा वाई का इधर कंपोनेंट लेता, डेल्टा वाई cos थीटा, तो बोलता मैं फोर्स की तरफ है इसलिए प्लस आएगा, हाँ या ना? इधर ये थीटा है तो ये
90 माइनस थीटा। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन इंटू डेल्टा वाई इंटू कॉस, कितना एंगल है 90 माइनस थीटा। फ्रिक्शन की वैल्यू है mg प्लस ए साइन थीटा इंटू हाफ ए टी नॉट स्क्वायर इंटू साइन थीटा। दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब ये सब कहाँ काम आएंगे वो बाद में बात करेंगे। बात समझ रहे हो? हालांकि मैंने इस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस का क्या कर दिया है, वर्क डन लिख दिया है। अब ये कहाँ यूज होंगे वो बाद में बात करेंगे। क्लियर है? अच्छा बताइए, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। फ्रिक्शन का वर्क डन भी और mg का वर्क डन भी 0। बात समझ गए? और इवन अगर अंदर बैठ के कभी स्यूडो फोर्स का भी वर्क डन पूछ लेते हैं वो भी 0 हो जाता है। यस और नो? क्योंकि लिफ्ट के फ्रेम में कोई डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं किसी और फ्रेम से पूछ लूं तो फंसोगे तो नहीं? चलो मैं एक फ्रेम देता हूं आपको। एक फ्रेम अभी लिख लेना, एक फ्रेम ऊपर गया है x, एक फ्रेम गया है कितना ऊपर, x। बताइए नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन कितना होगा उस फ्रेम से? नहीं नॉर्मल रिएक्शन का बेटा, इसका वर्क डन पूछ रहे हैं। तो एक मिनट, क्या एंगल वो का वही है? तो ये ग्राउंड फ्रेम से डेल्टा वाई गया था और फ्रेम गया x ऊपर, तो उस फ्रेम में डेल्टा वाई माइनस एक्स, तो ये डेल्टा वाई विल बी रिप्लेस्ड बाय डेल्टा वाई माइनस एक्स। तो समझ रहे हो, वर्क डन इज अ फ्रेम डिपेंडेंट। और किसी रैंडम किसी भी फ्रेम से पूछ लेंगे तो वहां से आपको जवाब देना पड़ेगा, हाँ या ना। अच्छा अब यहां से एक रिजल्ट जो आ रहा है उसको भी देखते हैं। मुझे बताइए, क्या ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन ग्राउंड फ्रेम से है? क्या ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन है ग्राउंड फ्रेम से? ये रहा प्लस में। अभी इसी समय पर अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन वेज पर कितना है, क्या इतना ही है? भाई वेज का डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, हाँ या ना? तो नॉर्मल ऐसे लगेगा, हाँ या ना? तो अगर मेरे से कोई पूछे कि ब्लॉक प्लस वेज दोनों पर मिलाकर नॉर्मल, इसी नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन कितना है, तो हम बिना सोचे समझे उसको 0 बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? एक्शन रिएक्शन तो वो है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 0 क्यों बोल सकते हैं? एक मिनट मेरा सुनो अब बात ध्यान से। इवन नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट आए, वेरिएबल आए, चाहे कुछ भी आए, नॉर्मल रिएक्शन दो सरफेसेस के बीच की प्रॉपर्टी है, हाँ या ना? तो अगर दोनों बॉडी पर एक साथ देखते हैं तो चाहे वो नॉर्मल कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, उसका उन दोनों पे मिलाकर वर्क डन हमेशा 0 आता है। ऐसा क्यों? एक मिनट किसी एलिमेंट्री लेवल पर चेक करते हैं। मान लीजिए एलिमेंट्री लेवल पर दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में, एक मिनट समझना, ये दो सरफेस, मुझे नहीं पता है कि नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट है या नहीं, तो यहां नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा इस बॉडी पे, और इस बॉडी पे ऐसे। एक मिनट ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों बॉडीज अगर कांटेक्ट में है तो इनका कोई कंस्ट्रेंट रिलेशन भी है क्या? कि इनकी नेट वेलोसिटी कैसे भी हो, इनकी वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द कॉमन नॉर्मल सेम होना चाहिए। तो जब मैं n डॉट dr करूंगा तो n dr cos थीटा आएगा, तो n कहेगा कि उसका मल्टीप्लायर है उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलोंग द कॉमन नॉर्मल। और क्या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग द कॉमन नॉर्मल जो होगा वो कॉमन नॉर्मल वाले वेलोसिटी के कंपोनेंट से आएगा। क्या इन दोनों के कांटेक्ट में यही हम कंस्ट्रेंट पढ़ाते आ रहे हैं कि अलोंग द कॉमन नॉर्मल दोनों की वेलोसिटी बराबर है? तो n डॉट dr इधर जो लिखेंगे और n डॉट dr इधर, याद रखना पहले इसका कहीं भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इसका कहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कांटेक्ट है तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट बराबर है।
यानी उनका एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट, एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट हुआ v1 dt, दूसरे के लिए हुआ v2 dt, लेकिन जब आपने उसके कंपोनेंट लिए किसकी ओर, n की ओर, तो आपका n dr cos थीटा बनेगा। तो dr cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या इसका और इसका जब वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम है और फोर्स ऑपोजिट है, इक्वल एंड, याद रखना, मैं मुझे नहीं पता कि n कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, मैं एलिमेंट्री लेवल पे ही उड़ा दे रहा हूं। मतलब n डॉट dr ऊपर वाले पर और n डॉट dr नीचे वाले पर, ये कैंसिल होना मस्ट है, हाँ या ना। लेकिन क्या किसी बॉडी पे जीरो आए हमेशा जरूरी है क्या? बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि n का वर्क डन हमेशा जीरो ही आता है, ऐसा कोई जरूरी, हाँ या ना। जैसे अभी ग्राउंड पे एक बॉडी स्लिप मारती हुई ऐसे जा रही है तो n का वर्क डन जीरो है, लेकिन अभी यही देखो लिफ्ट में वो जा रही थी, ग्राउंड फ्रेम में n का वर्क डन है कि नहीं, ब्लॉक पर भी है और वेज पर भी है, लेकिन बिना सोचे समझे मैं ये बात बोल सकता हूं कि n का वर्क डन सिस्टम पर जीरो होता है, सिस्टम ऑफ टू बॉडीज इन कांटेक्ट क्या होता है, ये बिना सोचे समझे आप ये बात बोल सकते हैं। बात मेरी समझ में आई है नहीं? तो पहले ये लिखिए और एक स्पेशल आउटपुट लिखिए, क्योंकि यह आगे काम आएगा। अगर हम कभी किसी सिस्टम पर गए और सिस्टम पर दोनों पर n का वर्क डन लिखना पड़ा, आपस का जो n होगा, तो वो बिना सोचे समझे वो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो नीचे एक रिमार्क लिखिए, देखिए किसी ने कहा कि सर अगर डिस्प्लेसमेंट ना हो तो नॉर्मल जीरो होगा। बेटा मैंने ये नहीं कहा कि नॉर्मल जीरो होगा, मैंने कहा नॉर्मल जो भी होगा उसका वर्क डन जीरो होगा अगर डिस्प्लेसमेंट ना हो तो। नॉर्मल की तो वैल्यू हो सकती है कुछ ना कुछ। चलें आगे। तो नीचे स्पेशल रिमार्क लिखिए कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। ये बात समझ में आ गई, भेजे में आ गई सबको? क्योंकि मैंने क्या बोला, कांटेक्ट का मतलब ही होता है कि उनकी वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द कॉमन नॉर्मल, और वेलोसिटी का कंपोनेंट दोनों का कॉमन नॉर्मल के अलोंग सेम, और फोर्स दोनों अपोजिट और एक्शन रिएक्शन। तो इधर एफ डॉट डी आर और इधर एफ डॉट डी आर एक दूसरे को, एक पे प्लस एक पे, तो रिमार्क लिखिए वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन अ बॉडी। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट ही हो कोई जरूरी, अभी जो मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया है उसमें मेरा कांस्टेंट है वो बात अलग है, लेकिन जो स्टेटमेंट मैं लिखा रहा हूं वो इन जनरल बोल रहा हूं। नॉर्मल वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, एक्शन रिएक्शन में तो दोनों पे सेम ही होगा ना। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन अ बॉडी इज, ऐसे लिखो, ऑन अ बॉडी मे बी जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑन अ बॉडी मे बी जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। मतलब कुछ भी आ सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर जीरो ही आता है, नॉर्मल तो कभी किसी काम का ही नहीं है, ऐसा नहीं है, नॉर्मल का वर्क डन आता है। बात समझ गए? चलिए अब दूसरा लिखें, बट इसी में बट द टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, but the total work done by normal reaction, but the total work done by normal reaction on the system of two surfaces in contact, on a system of two surfaces in contact will be zero, will be zero। मतलब हम जिस वर्क डन की बात कर रहे हैं एफ डॉट डी आर, वो नॉर्मल रिएक्शन एक बॉडी पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जैसा कि यहां प्लस में आ रहा है, इस पर माइनस में आ रहा है, लेकिन दोनों का सम जीरो आएगा। बात समझ में आई है नहीं? तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क सिस्टम पर जीरो है। ये आपको कैसे कैसे हेल्प करेगा, कभी अगर आप कभी सिस्टम पर वर्क डन एनालाइज कर रहे होंगे तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन सिस्टम पे जीरो होता है, तो आप तुरंत उड़ा सकते हैं बिना किसी
कैलकुलेशन के, इवन वो वेरिएबल हो, इवन उसकी वैल्यू निकालने में दिक्कत आ रही हो, लेकिन टोटल वर्क डन 0 जाएगा। पहला पॉइंट समझ में आया। अब मान लीजिए एक बॉडी का आप निकाल पा रहे हैं और दूसरे बॉडी पे नहीं निकाल पा रहे हैं, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है सोचना। एक बॉडी पे तो हम बहुत आराम से निकाल रहे हैं और दूसरे बॉडी पे निकालना मुश्किल हो रहा है, समझ गए? तो क्या करेंगे, जिस पे आराम से निकल रहा है उस पे निकाल लेते हैं, जितना उस पे आएगा उसका माइनस साइन लगा के दूसरे को दे देंगे। यस और नो? ठीक है, अगला रिमार्क। हाँ, सभी के लिए नहीं बोला मैंने। सभी के लिए नहीं बोला मैंने, समझ आई बात? मैंने स्टेटमेंट किसके लिए लिखा है? ओनली फॉर नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, दूसरा रिमार्क लिखिए, रिमार्क नंबर 2। यहां कितने लोगों को दिखा कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है ना? एक बॉडी पर स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव आया, आया कि नहीं? ठीक है, अगर मैं इस सरफेस पर नीचे वाले सरफेस पर भी इसी फ्रिक्शन का वर्क डन पूछो तो क्या इतना ही है और साइन में अपोजिट है? क्योंकि फोर्स वही है और डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है ना? तो अब मैं बात कर रहा हूं स्टैटिक फ्रिक्शन का, ध्यान से सुनना, अभी अभी पढ़ा के खत्म ही किया है हमने। लोग ऐसे सुन रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो देखो, ये चिपकाया हमने, ध्यान से सुनना, मैं इसको कहीं रैंडमली ले जा रहा हूं। सपोज कितने लोगों को ये दिखता है कि स्लिपिंग नहीं होना ये बताता है कि इन दोनों की वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में सेम है, अलोंग द टेंजेंट है, वरना तो आपको ऐसे दिखता। अगर ऐसे दिखेगा तो स्लिपिंग हो गई, यानी इनकी वेलोसिटी का कंपोनेंट किसके अलोंग, अलोंग द कॉमन टेंजेंट सेम होगा। अच्छा, अब आपको पता है वर्क डन होता है एफ डॉट डी आर। क्या होता है? डी आर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है डी आर कॉस थीटा। तो क्या वो वेलोसिटी का कंपोनेंट इन अलोंग द कॉमन टेंजेंट, हाँ या ना? वही होगा, मतलब वेलोसिटी नहीं होगी, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे आपने वर्क डन लिखा एफ डी आर कॉस थीटा, तो मुझे बताइए डी आर कॉस थीटा क्या है? जैसे मान लो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इनकी कोई वेलोसिटी इधर है टेढ़ी मेढ़ी, पर मुझे पता है कि फ्रिक्शन एक पे ऐसे लगेगा तो दूसरे पे ऐसे लगेगा। तो मुझे क्या चाहिए, मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ हो डी आर, तो मुझे ये डी आर चाहिए या इसका कंपोनेंट चाहिए फ्रिक्शन की तरफ? ये इधर चाहिए, हाँ या ना? तो इनकी नेट वेलोसिटी कैसी भी हो, लेकिन स्लिपिंग नहीं होना ये इंश्योर करता है क्या कि अलोंग द कॉमन टेंजेंट कंपोनेंट बराबर होगा। तो इस सरफेस का डिस्प्लेसमेंट भी इधर और इस सरफेस का इधर का कंपोनेंट, चाहे इसका डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रहा हो, बात समझ में आती है? लेकिन अलोंग द कॉमन टेंजेंट ये क्या होना चाहिए, सेम होना, हाँ या ना? अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो दोनों कैसे चल रहे होंगे, चाहे कैसे भी हो, मैं मतलब ऐसे ही बात कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं कि उनका कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम होगा ही, वरना तो स्लिपिंग हो जाएगी। अब एफ तो है एक्शन रिएक्शन और डी आर दोनों का एक ही है, डी आर का कंपोनेंट सेम है, तो इसके लिए वर्क डन माइनस आएगा तो इसके लिए, और इसके लिए माइनस आएगा तो इसके लिए। क्या ये इक्वल अपोजिट होंगे? मतलब इक्वल और अपोजिट साइन में होंगे। तो क्या टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन 0 होगा? लेकिन ये बात मैं काइनेटिक के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि काइनेटिक में क्या होगा, स्लिपिंग होगी। स्लिपिंग होने का मतलब है कि ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगा, समझ आई बात? तो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं किसके लिए, फॉर, तो लिखो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन on a body can be positive, negative or zero, can be positive, negative and zero। सही बात है? देखो यही आपके सामने एक एग्जांपल है, इस ब्लॉक पे पॉजिटिव है सरफेस पे, और अगर यही अगर लिफ्ट के फ्रेम में चले जाएं तो जीरो भी है। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आ सकता है, बट देखो बट
on the system of two surfaces is on the system of two surfaces in contact. ये क्या लिखा हुआ है? वर्क डन बाय नॉर्मल इज ऑलवेज जीरो इन टू बॉडी सिस्टम. हाँ यही बोला बेटा मैंने कि वर्क डन बाय नॉर्मल इज ऑलवेज जीरो ऑन ए सिस्टम ऑफ टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट. तो अभी मैं क्या बोल रहा था? but for the system of two surfaces in contact, the total work done by static friction will be जीरो. देखो ये आगे बहुत हेल्प करने वाले हैं. जब भी हम कभी किसी सिस्टम को यूज करने गए और स्टैटिक फ्रिक्शन दिखा तो वर्क डन में मिला के दोनों जीरो हैं, बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाएंगे. अगर नॉर्मल दिखा तो भी जीरो. हाँ या ना? लेकिन मैं हर इंटरनल फोर्स के लिए ये बात अभी आप एक पढ़ चुके हो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. वो भी इंटरनल है लेकिन सिस्टम पे वर्क होता है. हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, एक लाइन और बोल रहा हूं कि यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन. टाइम हो गया क्या? नहीं तो फिर अब वो समय शुरू हो गया जब समझ आना बंद हो जाता था. तो यहाँ तक समझ में आया सबको? अब नेक्स्ट क्लास में काइनेटिक फ्रिक्शन को लिखेंगे, टेंशन के बारे में लिखेंगे. ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे. ओके, थैंक यू फॉर टुडे.